दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग एक नया सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स और साथ में यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे जीएसटी को। ठीक है, तो टैक्स के अंदर हम लोग दो सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, एक तो होगा आपका इनकम टैक्स, दूसरा हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर जीएसटी। और इस वीडियो की अगर बात करें तो इस वीडियो में हम लोग अभी कवर करने वाले हैं सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को, मतलब यहाँ पर हम लोग टैक्स की मीनिंग को देखेंगे कि होता क्या टैक्स, साथ में डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, क्या इनके एडवांटेजेस, क्या इनके डिसएडवांटेजेस। तो इन सब की बात हम लोग अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका इनकम टैक्स और जीएसटी। तो सीक्वेंस में सारे वीडियोस अपलोड होंगे यहाँ पर। इनकम टैक्स के भी सीक्वेंस में होंगे, जैसे सैलरीज करेंगे हम लोग, हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, तो ये सब हम लोग सीक्वेंस में करने वाले। जीएसटी के भी जो होंगे वो सीक्वेंस में अपलोड होते जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सीक्वेंस में आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और अगर आप अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन का दे रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियोज़ होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे टैक्स की मीनिंग को, कि टैक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो जो टैक्स होता है इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, करना ही करना, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। कौन करता है? लोग करते हैं। ठीक है, लोग कर सकते हैं, फर्म करती हैं, कंपनीज करती हैं, जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो सारे के सारे अर्न करते हैं। या फिर अगर आप कोई तरीके का कंजम्पशन कर रहे हैं वहाँ पर तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कवर हो जाता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं आप? पब्लिक सर्विसेज के लिए। अब देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट हमको क्या प्रोवाइड करती है? पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मतलब इसको रेवेन्यू चाहिए। अब ये रेवेन्यू इसको जनरेट करने के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू कई सोर्सेज से आता है। तो कई सोर्सेज में यहाँ पर जो टैक्स होता है ये भी एक तरीके का मेजर सोर्स होता है। मेजर क्या कहिए आप, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो टैक्स के फॉर्म में ही आता है। टैक्स मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में यहाँ पर गवर्नमेंट को मिलता है पैसा। उस पैसे को ये पब्लिक सर्विसेज में लगाती है, मतलब डैम्स बना रही है, रोड बना रही है, रेलवे आपका ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। तो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है, इन पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। वो पैसा उसके पास आता है टैक्स पे, और टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट होता है। ठीक है, अब अगर टाइप्स ऑफ टैक्सेस की हम यहाँ पर बात करें तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में देखिए आपके दो तरीके के टैक्सेस आते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकी मीनिंग को भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर अभी सिर्फ मैंने आपको ये बता दी कि कितने तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। एक देखिए होता है इनकम टैक्स, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। इसमें जो मेजर हम लोग पढ़ते हैं वो इनकम टैक्स पढ़ते हैं, और हम लोग जो अपने सब्जेक्ट से अगर रिलेट करके पढ़ें तो हम लोग इनकम टैक्स की ही बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बस बता दिया कि क्या क्या तरीके के टैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देखिए उस पर लगता है जब आप शेयर्स में डील करते हैं। ठीक है, तो शेयर जब भी आप बेचेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स करके दिख जाएगा, वहाँ पे STT इस तरीके से लिखा होगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आप उसका वो देखेंगे बाइफोकेशन, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। कैपिटल गेन टैक्स, जब भी आप कोई कैपिटल एसेट को सेल कर रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट को सेल करने के लिए आपका लगता है कैपिटल गेन टैक्स, मतलब वो जो गेन आपको हो रहा है उस कैपिटल एसेट को बेच करके उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है कैपिटल गेन टैक्स। अब वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स आपका लगता है कॉर्पोरेट यानी कंपनीज के प्रॉफिट पे। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्पेसिफिक कुछ सेजेस भी लगते हैं। अब देखिए जो टैक्सेस आप पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो जो टैक्सेस आप पे लगा रही है गवर्नमेंट, कौन लगा रहा था? गवर्नमेंट लगा रही थी। तो जो गवर्नमेंट आप पे टैक्सेस वसूल रही है आपसे, तो वो ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से जब चाहे जो चाहे वो टैक्स आपसे वसूल ले। जैसे पहले के टाइम में टैक्सेस आज से नहीं लग रहे हैं, टैक्सेस बहुत पहले से चल रहे। राजा महाराजा भी टैक्स लगाते थे, तो जब वो टैक्स लगाते थे राजा महाराजा, तो वो उनके अपनी मर्जी पे होता था, वो जो टैक्स चाहेंगे वो अपने हिसाब से चार्ज करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब से एक फॉर्मल हम लोग एक तरीके का एक डेमोक्रेटिक वो लेकर के चल रहे हैं, तब से हम लोगों का जो टैक्स है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी से लगता है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है कि अपनी मर्जी से वो जब चाहे वो टैक्स में चेंज कर दे, जो चाहे वो टैक्स चार्ज कर ले। एक प्रॉपर अथॉरिटी गवर्नमेंट को मिलती है, और वो अथॉरिटी उसको कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी की कंट्रीज में भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, लेकिन हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है गवर्नमेंट को टैक्सेस चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे इंसान या कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपना मतलब उसके अगर चल रही है, वो बहुत अमीर इंसान है तो वो कल को अंबानी कह दे कि हम भी टैक्स चार्ज करेंगे, तो वो नहीं टैक्स चार्ज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गवर्नमेंट को। सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्सेस को चार्ज कर सकती है।
और वो भी किस तरीके से चार्ज करेगी वो भी सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द अथॉरिटी टू लेवी अ टैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच एलोकेट्स द पावर टू लेवी वेरियस टैक्सेस। तो जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस उनकी बात यहाँ पे की जा रही है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो पावर है टैक्सेस को चार्ज करने की, तो देखिए दो लेवल पे हमारी गवर्नमेंट काम करती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कुछ टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले गए, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चले गए। उसके बाद देखते क्या लिखा है, ये देखें। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साथ में आप लोगों से अगर पावर टू लेवी पूछी जाएगी तो वहाँ पर भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। आप जीएसटी में भी यही चीज़ मेंशन करेंगे, साथ में इनकम टैक्स पे भी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो टैक्स शेल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो आर्टिकल 265 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसने साफ साफ शब्दों में ये बोला हुआ है कि कोई भी टैक्स लेवी या कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी जिसके पास है बाय लॉ वही टैक्स को कलेक्ट कर सकता है, वही टैक्स को लेवी कर सकता है, और कोई भी इंसान या कोई भी इंस्टीट्यूशन टैक्स को चार्ज वहाँ पर नहीं करेगा। देयरफॉर ईच टैक्स लेवीड और कलेक्टेड हैज़ टू बी बैक्ड बाय एन accompanying law passed either by the parliament or state legislature on the matters enumerated in the 7th schedule by the virtue of article 246 of the constitution of India। तो देखिए यहाँ पर दो आर्टिकल्स की बात हुई है, एक तो है आपका आर्टिकल 265 और एक यहाँ पर बोला है आर्टिकल 246 और यहाँ पर 7th शेड्यूल। तो आर्टिकल 265 ने कहा कि कोई भी अथॉरिटी, मतलब टैक्स को लेवी या चार्ज करने की प्रॉपर अथॉरिटी होगी वहीं पे टैक्स चार्ज होगा, कोई भी ऐसी अपने हिसाब से टैक्स को चार्ज नहीं कर सकता, ये उसने बोला आर्टिकल 265 ने। इसके बाद आर्टिकल 246 क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं, इन 3 लिस्ट के हिसाब से पावर बांटी गई हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, किस तरीके से वो लोगों के हाथ में कौन कौन से टैक्सेस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 कंटेन्स 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट इसके अंदर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लेजिस्लेटिव पावर को, लॉ बनाने की पावर को, इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके अंदर 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट में पहली लिस्ट जो है हमारी वो यूनियन लिस्ट कहलाती है। यूनियन का मतलब वही सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा, उन एरियाज की या उन एस्पेक्ट्स की बात करी जाएगी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉज बनाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लिस्ट की बात करें तो वो स्टेट की लिस्ट होती है। इस लिस्ट में ये दिया रहता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर स्टेट जो है वो अपने हिसाब से लॉज को बना सकती है। और तीसरी लिस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल करके लॉज बनाती हैं। अब देखिए जब हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हो तो यहाँ पर मीनिंग का अगर आप बात करें तो मीनिंग बहुत लंबी लंबी मीनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो बेसिक और एकदम टू द पॉइंट अगर मीनिंग होती है इसका जो कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट टैक्सेस का, वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड बाय अ पर्सन ऑन whom it is legally imposed and the burden on which cannot be shifted to any other person। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं जो कि पे किए जाते हैं बाय अ पर्सन, जिसके ऊपर ये इम्पोज किए जा रहे हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हो, जैसे मान लीजिए अगर ये एक इंसान है, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स को इम्पोज किया, तो जब इस पे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को इम्पोज किया तो यही इंसान जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेगा। ये अपना बर्डन ऐसा नहीं है कि किसी और इंसान पे शिफ्ट कर दे। तो यहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है। इम्पैक्ट का देखिए मतलब होता है यहाँ पर इनिशियल बर्डन। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है इनिशियल बर्डन और दूसरा होता है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है अल्टीमेट बर्डन, कि मतलब इनिशियल बर्डन का देखिए मतलब हुआ कि किस पे इम्पोज किया गया, और अल्टीमेट बर्डन का मतलब हुआ कि किसने एक्चुअल में पे किया, तो इज ऑन द सेम पर्सन। तो जब ये सेम पर्सन पे होगा, तो जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ये एक इंसान था, गवर्नमेंट ने इस पे इम्पैक्ट डाला, मतलब इस पे इनिशियल बर्डन डाला, अब इसी ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर दिया, तो अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ा, इसी पे पड़ा। तो जब इम्पैक्ट और इंसिडेंट एक ही इंसान के ऊपर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इसके कुछ एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब एडवांटेजेस में देखिए यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कि जस्टिफिएबल। अब अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें होता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो देखिए यहाँ पर मेजर जो बात की गई है वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई। तो इनकम टैक्स आपका जस्टिफिएबल, अगर इसको हम लोग बोलें तो जस्टिफिएबल क्यों होगा, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जैसे प्रोग्रेसिव, यहाँ पर एक और आपको पॉइंट दिखेगा प्रोग्रेसिव।
प्रोग्रेसिव का मतलब होता है अगर कम इनकम है आपकी तो आप पे कम टैक्स चार्ज किया जाएगा, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाएगा। तभी देखिए हम लोगों के जो इनकम टैक्स स्लैब होता है उसमें रेट दिए रहते हैं, जैसे 2.5 लाख तक नील, उसके बाद 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके बाद फिर 30%। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्सेशन का रेट भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये प्रोग्रेसिव भी होता है, जस्टिफिएबल इसलिए होता है क्योंकि पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से इंसान के चार्ज किया जाएगा। अगर कम इनकम है तो कम टैक्स चार्ज किया जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, तो ये जस्टिफिएबल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन। तो सर्टेन का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे गवर्नमेंट है अगर, तो गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर वो इतना % टैक्स लगा रही, 10% टैक्स अगर लगा रही तो उसके पास लगभग कितना इनकम आ जाएगी, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका तो कितनी इनकम आ जाएगी। अगर हम लोग किसी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस इंसान को ये पता है कि उसको कितना टैक्स एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में सर्टेनिटी नहीं होती है, आप कितना टैक्स पेमेंट करे दे रहे हैं गवर्नमेंट को आपको नहीं पता है। मतलब आप सामान कंज्यूम करते जा रहे हो महीने में जितना भी, उसमें आप सामान तो कंज्यूम करो, आपको अपना एक्सपेंडिचर पता है, लेकिन उस एक्सपेंडिचर में कितना पोर्शन आपका टैक्सेस के फॉर्म में गया ये आप कैलकुलेट वहाँ पर ठीक से नहीं कर सकते। अगर आपने सारे बिल्स रखें तो आप चाहे कैलकुलेट कर लें, लेकिन इतना एक्यूरेटली आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहीं पर इनकम टैक्स आप अपना निकाल सकते हैं कि अगर आपकी मान लीजिए 5 लाख रुपए की इनकम है तो इस 5 लाख रुपए की इनकम पे आपको कितना टैक्स यहाँ पर पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सर्टेनिटी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इलास्टिक। इसका क्या मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 10% टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो 10% टैक्स का रेट बढ़ाने से गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो इलास्टिसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करती है इन रिलेशन टू टैक्स रेट। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स के रेट को बढ़ाती जाएगी उसकी रेवेन्यू जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पर बढ़ती जाती है, तो इसीलिए ये हो जाता है इलास्टिक। उसके बाद प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव इस सेंस में होते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं की जा रही, शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को हैम्पर नहीं करते हैं। मतलब अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि वो एक तरीके से उस पर लगते हैं, प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, तो प्रोडक्ट को वो महंगा कर देते हैं, मतलब उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो प्राइस जब इंक्रीज होता है तो लोग सामान को खरीदने से हिचकते हैं कि कम सामान खरीदेंगे। तो जब लोग अपनी डिमांड गिरा देते हैं तो इस डिमांड को गिराने की वजह से प्रोडक्शन भी जो होता है वो एक्चुअल में धीरे धीरे गिरने लग जाता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो आपके हैम्पर करते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, लेकिन यहीं पर डायरेक्ट टैक्सेस शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमसे बोला है डिस्ट्रीब्यूटेबल जस्टिस। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेबल जस्टिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कम इनकम वाला इंसान है, ठीक है, उससे कम टैक्स चार्ज किया जा रहा है और ज़्यादा इनकम वाले से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से वो जो इनकम इनक्वालिटी होती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है कि कम इनकम वाले से कम टैक्स चार्ज करो क्योंकि उसकी ऑलरेडी पेइंग कैपेसिटी कम है, और जो ज़्यादा इनकम वाला है उससे ज़्यादा टैक्स चार्ज करो क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी खासी उसकी परचेजिंग पावर है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी जो होती है वो कम की जाती है इस डायरेक्ट टैक्सेस में। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। देखिए डिसएडवांटेजेस में क्या आ रहा है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो टैक्सेस चार्ज किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चार्ज करती है। अब देखिए ये आप कहेंगे कि अभी तो अथॉरिटी बोलेगी कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बोले कि गवर्नमेंट चार्ज करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ही रेट को डिसाइड करती है। आप देखते होंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर साल टैक्स रेट को डिसाइड करते हैं यहाँ पे, तो कभी वो 10% कर देते हैं, कभी 15% कर देते हैं, कभी 20% कर देते हैं। तो ये उनके हाथ में होता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम से बढ़ा देंगे घटा देंगे, लेकिन फिर भी जो टैक्स रेट होता है वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट के हाथ में जहाँ पर पावर चली जाती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो चाहे वो टैक्स को चार्ज करे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमसे बोला इवेजन। अब इवेजन का मतलब क्या होता है, टैक्स की चोरी। तो बहुत फेमस है, तो टैक्स बहुत ज़्यादा चोरी किया जाता है तो इवेजन हो जाता है, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट। ये भी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कई उसमें वीडियोज़ में। तो इवेजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, लोग टैक्सेस को पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। जो काला धन आपने सुना होगा, ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी का मतलब वही होता है जिस पे टैक्स नहीं पेमेंट किया गया, तो वो आपकी ब्लैक मनी होती है। तो ये इवेजन के ही थ्रू जनरेट होती है। उसके बाद रिड्यूस सेविंग्स। सेविंग्स को रिड्यूस कर देता है। सेविंग्स को कैसे रिड्यूस कर देगा, अगर आपकी मान लीजिए इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक है, 5 लाख रुपए में आपने सोचा था कि आप 3 लाख रुपए बचा लेंगे और 2 लाख रुपए आप खर्चा करेंगे, तो 3 लाख रुपए आपके आप बच नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इस 5 लाख रुपए पे टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आपकी इनकम, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए आपसे टैक्स चार्ज कर लिया गया, तो अब आपकी इनकम कितनी बची, 4 लाख रुपए बची। तो 4 लाख रुपए में आप अपने खर्चे थोड़ी इतने कम कर लोगे, वो तो आपको खाना पड़ेगा ही, खाना थोड़ी छोड़ देंगे, तो वो 2 लाख रुपए हुए। लेकिन आपकी जो सेविंग थी वो रिड्यूस हो गई, तो यहाँ पर आपकी सेविंग अब हो गई 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आपकी सेविंग को ये रिड्यूस कर देता है डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद लिमिटेड
टैक्स बेस। अब आपको अगर आप टैक्स स्लैब को देखेंगे तो यहाँ पर 2.5 लाख तक जो इंडिविजुअल होता है उसकी इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो जिसकी भी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होती है उसकी इनकम जो है वो उसको टैक्स वहाँ पर पेमेंट नहीं करना है। तो इसीलिए लिमिटेड टैक्स बेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिनकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख के ऊपर है तो उनसे ही टैक्स चार्ज किया जा रहा है, इसीलिए टैक्स बेस होता है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस की मीनिंग देख ली कि क्या होते हैं, इंपैक्ट इंसिडेंस के बारे में बात कर ली, और साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया कि ये अगर एक पर्सन है, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स को चार्ज किया और इसी इंसान ने टैक्स को पेमेंट किया, इसने किसी और इंसान पे किसी और इंस्टीट्यूशन पे अपने टैक्स के बर्डन को नहीं शिफ्ट किया, तो वो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहीं पर मानिए कि गवर्नमेंट ने इस इंसान से टैक्स इस पे इम्पोज किया था, मतलब इम्पैक्ट इसके ऊपर था। इम्पैक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इनिशियल बर्डन। तो गवर्नमेंट ने इनिशियल बर्डन तो इसके ऊपर डाला, लेकिन इसने क्या किया, इसने किसी और इंसान के ऊपर उस बर्डन को शिफ्ट कर दिया। मतलब अब ये जो टैक्स पेमेंट करने वाला है, गवर्नमेंट को टैक्स यही पेमेंट करेगा, लेकिन अब ये जो टैक्स पेमेंट कर रहा है वो टैक्स ये इस इंसान से वसूल करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा इस इंसान पे और इसने क्या किया, इंसिडेंस मतलब कि अल्टीमेट बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पर इम्पैक्ट किसी एक इंसान पे होता है और इंसिडेंस किसी और इंसान के ऊपर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इम्पोज किसी पे किया और पेमेंट किसी और इंसान ने किया, तो उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और इसी में आपका आता है जीएसटी। ठीक है, जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं कभी, तो वहाँ पर लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो उसके अंदर ही सारे टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं। तो जब आप एक सामान को खरीद रहे हैं, मान लीजिए उसका प्राइस अगर 10 रुपये है, तो उसमें 1 रुपये के करीब जो होता है वो टैक्स मान लीजिए लगा रहता है। तो एक्चुअल प्राइस जो होता है वो 9 रुपये होता है, 1 रुपये आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, वो टैक्स पेमेंट कर रहे हो, तो वही आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और ये टैक्स जाता है सप्लायर के पास में। ठीक है, फिर सप्लायर जो होता है वो धीरे धीरे करके पास ऑन करके जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास पहुंचाता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो गवर्नमेंट को वो टैक्स पेमेंट कर देता है। तो ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस में सबसे पहला देखिए कि कन्वीनियंट होता है ये। ठीक है, कन्वीनियंट इस सेंस में होता है कि जैसे अगर आप इनकम टैक्स देखेंगे तो इनकम टैक्स में आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है, उस इनकम पे फिर आप टैक्स देते हैं। अगर आप खुद से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो आपको सीए वगैरह को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीए हायर करते हैं, उसकी फीस पेमेंट करते हैं सीएज और उसकी एडवोकेट्स की, तो उसमें कन्वीनियंट नहीं होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो उसमें डायरेक्ट टैक्सेस में जो इनकम टैक्स होता है वो कन्वीनियंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको हेल्प लगती है किसी की आपकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहीं पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखेंगे तो किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान में ही आप आराम से पेमेंट कर देते हो और आपको कुछ पता भी नहीं चलता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है डिस्गाइज्ड इसलिए कहा जा रहा है, डिस्गाइज मतलब कि देखिए छुपा हुआ होता है, बहरूपिया एक तरीके से। तो जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसमें 10 रुपये का अगर ये प्रोडक्ट है तो इसी में चुपचाप से आपसे चार्ज कर लिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना पेमेंट यहाँ पर टैक्स का कर दिया है, तो ये डिस्गाइज्ड हो गया। उसके बाद नॉट ईजिली अवेलेबल, तो इवेजन का भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, इवेजन, टैक्स इवेजन। तो वहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस तो हम लोग इवेट कर ले रहे थे कि इनकम को हम लोगों ने छुपा लिया, हम लोग नहीं देना वहाँ पे। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं तो अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो ये सामान पे अगर आप खरीद रहे हो तो आप इसका प्राइस पे करोगे ही करोगे, और अगर आप इसका प्राइस पे कर रहे हो तो आप वहाँ पर टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट ईजिली, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इवेट कर ही नहीं सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो नहीं कर सकता, लेकिन सप्लायर जो है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो वहाँ पर टैक्स को इवेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर आपका बिल नहीं बना करके दे रहे हैं तो इसका मतलब वो सेल को अपनी दिखा नहीं रहे, सेल को छुपा ले रहे हैं। तो जब वो सेल को छुपा ले रहे हैं वहाँ पर, तो वो टैक्स भी गवर्नमेंट को वहाँ पर नहीं दे रहे, मतलब आपसे तो वसूल लिया लेकिन गवर्नमेंट को वो पेमेंट वहाँ पर नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि पक्का बिल लिया जाए उसमें, तो नॉट ईजिली अवेलेबल। उसके बाद ब्रॉड बेस्ड, तो जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे टैक्स बेस लिमिटेड हो गया था, क्योंकि कुछ लोगों की जो इनकम होती है वो वहाँ से निकाल दी जाती है, मतलब उनसे टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान जो भी कंजम्पशन कर रहा है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस को पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर इंसान यहाँ पर टैक्स को पेमेंट करेगा। रेट कम हो जाता है कि मतलब अगर आप गरीब हैं तो उसमें आपके ऊपर कम टैक्स रेट लग रहा है, क्योंकि आप नॉर्मल नेसेसिटी की चीज़ खरीद रहे हैं। अब ये नहीं कि गरीब इंसान अगर जाके लग्जरी का सामान खरीदने लग जाएगा तो उस पर कम टैक्स रेट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे लग रहा है टैक्स। तो अगर आप लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो लग्जरी आइटम पे टैक्स रेट ज़्यादा पड़ता है। जैसे अगर जीएसटी की बात करें तो 28% के करीब लगता है वो, ठीक है। यहीं पर नेसेसिटी की बात करें, जैसे दाल चावल जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती, बेसिक नेसेसिटीज़ होती, उन पे 5% 12% लगता है। तो इसीलिए टैक्स रेट वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट पे कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है।
तो अगर गरीब इंसान है तो सीधी सी बात है कि वो नॉर्मल नेसेसिटी खरीदेगा, तो नॉर्मल नेसेसिटी में कम रेट चार्ज किया जाता है और लग्जरी के केस में ज़्यादा रेट चार्ज किया जाता है। लग्जरी क्योंकि वो जो अमीर लोग होते हैं वो खरीदते तो उनसे ज़्यादा रेट चार्ज किया जा सकता है। तो ये हो जाता है ब्रॉड बेस, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पर कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसके बाद आता है सोशल वैल्यू। अब देखिए सोशल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम लोगों के उसके सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, जैसे अल्कोहल है, ठीक है, तो इन सब प्रोडक्ट्स पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगा करके इनके कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रोका जाएगा, जो खाना जिसको पीना है वो पिएगा ही पिएगा, लेकिन फिर भी उसके गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एक सोशल वैल्यू मेंटेन करके रखे। तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं सोसाइटी के लिए या हेल्थ को नुकसान दे रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद फिर आता है फोर्स सेविंग्स। अब फोर्स सेविंग्स का मतलब क्या होगा कि जैसे प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे आपका टैक्स आपको देना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने कंजम्पशन को थोड़ा सा गिराओगे, मतलब फालतू चीज़ों पे आप खर्चा नहीं करोगे। और जब फालतू चीज़ों पे आप खर्चा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पैसा आपका बच रहा है, तो वो पैसा आपका सेव हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसको, डायरेक्ट टैक्सेस को। मतलब गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स और प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इन दोनों से अपने रेवेन्यू को बढ़ाती रहती है। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसको, डायरेक्ट टैक्सेस को। और लास्ट में यहाँ पे बता रहा है प्रोग्रेसिव। अब देखिए जो पहले का टैक्स रिजिम था उसमें प्रोग्रेसिव नहीं था, वो रिग्रेसिव एक तरीके से माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग जीएसटी जो देख रहे हैं, जीएसटी में मैंने अभी आपको बताया कि लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर लग रहा है 28% और जो बेसिक नेसेसिटीज उन पर मान लीजिए लग रहा है 5%। तो क्या हो रहा है कि प्रोग्रेसिव है। तो जो अगर आप नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी का खरीदेंगे तो आपको कम टैक्स रेट देना पड़ रहा है, और यहीं पर अगर आप लग्जरी आइटम की तरफ जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो आपको ज़्यादा टैक्स रेट वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये प्रोग्रेसिव होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट हमको बोला है इनइक्विटेबिलिटी। इस पॉइंट को देखिए रिलेट करके पढ़िए प्रोग्रेसिव से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया वही जीएसटी वाले में, तो जीएसटी में क्या था कि 28% और 5% का ये हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि प्रोग्रेसिव होता है क्योंकि कम अगर बेसिक नेसेसिटी खरीद रहे हैं तो 5%, और यहीं पर अगर लग्जरी खरीद रहे हैं, लग्जरी का आइटम खरीद रहे हैं तो 28%। लेकिन इसी के ऑपोजिट देखिए इनइक्विटेबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है कि जो 5% चार्ज किया जा रहा है ये क्या हो रहा है कि ये गरीब इंसान से चार्ज किया जा रहा है। मतलब अगर एक गरीब इंसान जाता है और सामान को खरीद रहा है, बेसिक नेसेसिटी का सामान खरीद रहा है, तो भी उसको 5% का यहाँ पर जो जीएसटी है वो पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे उसकी वो जो पेइंग कैपेसिटी है वो 5% की हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए जो अमीर इंसान है वो तो 28% का आराम से कर देगा, लेकिन जो गरीब इंसान है वो यहाँ पर 5% का पेमेंट करने में भी उसको दिक्कत हो सकती। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है इनइक्विटेबिलिटी। इसके बाद लेस प्रोडक्टिव। तो लेस प्रोडक्टिव का मतलब जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस में देखा था कि वो प्रोडक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था शॉर्ट टर्म में ये प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोडक्टिव। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइजेस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से लोग जो क्या करते हैं अपनी डिमांड को गिरा देते हैं, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड वहाँ पर गिरेगी। अब जब डिमांड गिर रही है तो डिमांड अगर गिरेगी तो प्रोडक्शन भी तो गिरेगा। जब डिमांड ही नहीं आ रही तो जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्शन किस लिए करेगा, तो प्रोडक्शन भी गिरेगा। तो प्रोडक्शन को ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इन पे डालते हैं, इसीलिए ये लेस प्रोडक्टिव माने जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला है इन्फ्लेशनरी पोटेंशियलिटी। अब इन्फ्लेशनरी पोटेंशियलिटी का मतलब है कि जो प्राइजेज ये इंक्रीज कर रहे हैं, ये प्राइजेज इंक्रीज होते होते कई बार क्या होता है कि इनका एक चेंज शुरू हो जाती है कि मतलब एक प्रोडक्ट के अगर प्राइस बढ़े हैं तो वो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने की वजह से बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके प्राइजेज वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल के अगर दाम बढ़े हैं तो पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट इधर से उधर सामान को ले जाने के लिए हो रहा है, तो उनके भी प्राइजेज वो होते हैं बढ़ा दिए जाते हैं। तो क्या होती है, एक चेन स्टार्ट हो जाती है और हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइजेज है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट में हमसे बोल रहा है डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन सेविंग्स। तो सेविंग्स पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट दिया था फोर्स सेविंग्स, कि आपको सेविंग्स के लिए मजबूर करता है और सेविंग्स आपकी इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर बोला है डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन सेविंग्स। तो इसका देखिए एक अलग अलग एस्पेक्ट से बोला गया, इसलिए यहाँ पर एडवांटेजेस में भी और डिसएडवांटेजेस में भी है। तो डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन सेविंग्स का मतलब ये होगा कि जब आप सामान को खरीदते हैं, ठीक है, तो सामान में प्रोडक्ट के प्राइस में ही वहाँ पर वो जो टैक्स रेट है वो आपसे चार्ज किया जा रहा है,
ठीक है। तो वो जब आपसे ज़्यादा आप अगर 10 रुपये का सामान खरीद रहे हो तो आपको पेमेंट देखिए करना पड़ता है वहाँ पे 12 रुपये। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाएँ तो अगर आपका जो सामान आप मंगवा रहे हैं खाने के लिए वो अगर मान लीजिए 100 रुपये का है तो पेमेंट आपको मान लीजिए 120 रुपये वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये 20 रुपये आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। तो जो 20 रुपये आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं ये आप सेव कर सकते थे, तो ये आपकी सेविंग्स को अफेक्ट भी करता है, मतलब फोर्स तो करेगा। अगर आप सामान नहीं खरीदोगे तो सेविंग हो गई वहाँ पे, लेकिन अगर आप सामान खरीद लेते हो तो आपकी सेविंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एस्पेक्ट को लेकर के ये बोला जा रहा है कि डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन सेविंग्स। तो हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस कर लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को देख लिया क्या होते हैं, साथ में पावर टू लेवी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये एक तरीके की मान लीजिए इंट्रोडक्शन हो गई टैक्स से। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स और जीएसटी का। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में मैं सारे वीडियोस एक एक करके अपलोड करने वाला हूँ, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।